हेलो स्टूडेंट, शिक्षा आयतन 2.0 में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3 का जो है आगाज किया गया है, जिससे रिलेटेड कुछ सूत्र जो होता है उन सभी के पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि होता क्या है और उसका यूज कैसे है। इस चीज़ों को जानने की कोशिश किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या है टॉपिक का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें खास करके आपको दो एक्स और वाई का मान खास करके निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स और वाई जैसे मान, जैसे यहाँ पे देखिए, इस हमेशा जो है आपको युग्म में आएगा समीकरण। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी दो इक्वेशन दिया होगा जिसमें एक्स और वाई दोनों का मान कुछ न कुछ ऐसे करके समीकरण के फॉर्म में होगा। सपोज दैट देखिए, इसका व्यापक रूप है a1x b1y और c1 बराबर क्या 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या 0 दिया हुआ है ना। अब जैसे मान लीजिए आप लोग का समीकरण आ गया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या 0 और 3x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 का मान कितना कहलाएगा? 2। a1 x के पहले वाला a1 का मान ये कितना, b1 का मान कितना 3 और c1 का मान कितना 5। a2 का मान सेकेंड इक्वेशन में x के पहले वाला क्या मान कहलाएगा? a2 का मान। देखो ये a1 तो ये क्या a2, ये b1 तो ये क्या ये c1 तो क्या c2, यही ना कहलाएगा। अब इसमें आपको x और y का मान फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, उसको कैसे निकालें हम। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सपोज डैट देखिए, यहाँ पे आपको एक तालिका दिख रहा होगा a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 का मतलब क्या है कि a1 बट्टे a2 का मान जो आएगा और वो b1 बट्टे b2 के मान के क्या है बराबर अगर नहीं आया, सपोज दैट यहाँ पे जो निकाला गया आपको तो 2 बट्टे 3 आएगा, आई 3 बट्टे क्या आया 2। a1 बट्टे a2 तो a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना 3। तो इसको निकाले a1 बट्टे a2 तो 2 बट्टे 3 ना आएगा। अब b1 बट्टे b2 इसको निकाले तो 3 बट्टे कितना आया 2। तो 2 बट्टे 3 और 3 बट्टे 2 आपस में बराबर हो सकता है? नहीं ना होगा। तो यानी a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 आएगा। तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा उसका? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। क्या करते हुई? यानी एक रेखा जैसे ये है, दूसरी रेखा ये है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसको काटेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी वन पॉइंट पर। जो है एक बिंदु देख रहे हैं यहाँ, एक जगह क्रॉस कर रहा है ना। अगर एक रेखा ऐसे गया और एक रेखा ऐसे गया तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहा है ना। तो यानी इसी रेखा को हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे, जिसका संकेत आपको दर्शाया गया है यहाँ पे कि दो रेखा ऐसा आएगा एक सरल जैसा, और ये एक दूसरे को करती करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो है a1 बट्टे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 है, तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। संकेत देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, इसी को जो काट रहा है इसी को प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे जो है। और इसका हल बीजगणितीय निरूपण, मतलब इसका मान जो आएगा, वैल्यू जो आएगा एक्स वाई का, वो क्या आएगा? केवल एक हल, केवल यानी एक्स का मान भी एगो आंसर होगा और वाई का मान भी क्या आंसर एगो। एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, एक्स का भी एक आंसर और वाई का भी एक आंसर। उसी प्रकार ये हल क्या होते हैं? संगत भी होता है। क्या होता है? संगत होता है और अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी। तो इसमें ये सारी बातें आपको याद रखना होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को ये समझ गए, प्रतिच्छेद एक बिंदु पर काटेगा तो एक आंसर, दो बिंदु पर काटेगा तो दो आंसर। आप लोग एक पढ़े हैं, इससे पीछे 3.1 में शायद जो है ऐसा बताया गया होगा
ग्राफ करके उसमें एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर काटा हुआ था, तो आप लोग को बताया गया था कि अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो एक आंसर, यही ना जो है शून्यकों की संख्या। दो बिंदु पर काट रहा है तो दो गो, और तीन को पर काट रहा है तो कै गो, तो तीन बिंदु पर ना यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर एक्स का मान कै गो आएगा, तीन गो। तो जितना बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका शून्य का मान होगा, समझ रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका केवल एक हल होता है, इसको अद्वितीय हल भी हम कहते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है एक के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। जैसे रामायण में तो लोग सुना होगा कि रावण बोलता था एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, यानी हमारे जैसे जो है एक अद्वितीय रावण जन्म लिया है और ये अद्वितीय ही रहेगा, आने वाला ना कोई आज तक जन्म लिया है ऐसा और न जन्म लेगा जो है। यानी उसी प्रकार यहाँ पे अद्वितीय का मतलब हुआ केवल एक हल, केवल एक हल लिखा हो चाहे अद्वितीय लिखा हो, समझ रहा है ना। ये संगत भी होता है और ये क्या होता है अविरोधी। अविरोधी मतलब आंसर आएगा तो विरोधी नहीं होगा, आंसर ना आएगा तब ना विरोधी होगा। उसी प्रकार अगर तीनों बराबर आया a1/a2 b1/b2 और c1/c2, जैसे आप लोग के एक एग्जाम्पल देते हैं x + y + 2 बराबर क्या 0, एक हम दुगुना कर देते हैं 2x, एक दुगुना 2y और 2 के दुगुना 4 बराबर 0। समीकरण 1/, देखो यहाँ a1 ये क्या a2 b1 b2 c1 c2 निकाल करके देखो a1 के आगे कुछ नहीं है तो कितना 1, b1 के आगे कुछ नहीं है तो कितना 1/2 यो आएगा, बट्टा में करेंगे तो 1/2 यो आएगा और 1/2 यो आएगा, 2/4 कटेगा तो 1/2 आएगा, यानी तीनों आपस में बराबर आ रहा है। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर होगा तो वो संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा का मतलब जानते हैं, एक एक रेखा पर दोनों रेखा जाएगा। इसका हम ग्राफ खींचे, अगर एक रेखा प्राप्त आया तो दूसर का इक्वेशन का जो ग्राफ खींचेंगे वो भी कहाँ जाएगा, उसी रेखा पर जो है जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे संपाती। और इसके कै गो बिंदु पर काट रहा है दूसरा रेखा, कै गो बिंदु पर काट रहा है अनेक बिंदुओं पर। देखिए दोनों रेखा एक ही पर ना है, 2 3 4 सब बिंदु पर इसको काट रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा अनेक हल। क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ये भी जो है हल हो रहा है ना, तो हल होगा तो संगत होगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया संगत। लेकिन एक एक रेखा पर दोनों है तो उसको आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं आश्रित। ये भी क्या होता है अविरोधी, आंसर आएगा तो विरोधी नहीं होगा। अब देखिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 आएगा b1/b2 आएगा लेकिन c1/c2 नहीं आएगा। जैसे इसको 2 है तो इसको आप 5 कर दीजिए, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, लेकिन c1/c2 निकाल करके देखो तो 2/5 आया। ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये 2/5, तो 2 को बराबर आया, लेकिन तीसरा आपस में बराबर नहीं आया। तो 2 को बराबर आया और तीसरा आपस में बराबर नहीं आया, तो उसका रेखा क्या होता है समांतर, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, समांतर होगा। और समांतर होगा यानी एक दूसरे को काट रहा है कहीं भी ना, काटेगा तो आंसर आएगा एकर नहीं। जब काटिए नहीं रहा है तो आंसर कहाँ से आएगा, तो यानी क्या कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी ये क्या होगा असंगत। ये सब हल हो रहा था तो संगत, इसका हल नहीं हुआ था असंगत। ये सब का हल हुआ था अविरोधी, इसका हल नहीं हुआ था ये अविरोधी। समझ में आ रहा है ना, हल हुआ था अविरोधी, हल नहीं हुआ था अविरोधी, हल हुआ था संगत और नहीं तो एक एक रेखा पर दोनों गया, यही ला आश्रित है, यानी उस पर डिपेंड है। ये है कि नहीं, आश्रित है ना, वो जो है डिपेंड होने का इसको आश्रित भी कहते हैं। और इसका केवल एक हल होता है और इसका अनेक हल होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। ये रेखा प्रतिच्छेद करता है एक दूसरे को एक बिंदु पर, ये जो है संपाती होता है और ये क्या होता है समांतर होता है।
इस प्रकार आपको ये सारी बातें याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, यानी A1/A2 B1/B2 इक्वल हो लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं हो, तो बीज गणितीय निरूपण क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो क्या होगा? समांतर होगा। और ये क्या होगा? विरोधी की अविरोधी? विरोधी होगा। संगत की असंगत? और संगत होगा। ठीक है, देखो क्या है, अब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम लोग पढ़े हैं, अब इसको बनाया किन किन विधि से जाता है, किस किस विधि से हम इसको बना सकते हैं। तो आप जो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से आपको जो बुक में जो वर्णन किया गया है, इसमें आप लोग पढ़िएगा। पहला विधि का नाम है ग्राफीय विधि। कौन सा? यानी ग्राफ टेबल बना करके आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी होंगे, पढ़े हैं ना, कि जो इक्वेशन दिया रहता है उसको ग्राफ टेबल बना करके हम लोग उसका क्या है, एक्स वाई एक्सिस ऐसे खींचते हैं और यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, वैसा आंसर जो है माना जाता है। कुछ जगह ना भी काटा जाता है, नहीं भी कटता है। तो इसको कौन कौन विधि से हम बना सकते हैं? एक विधि का नाम है ग्राफीय विधि है ये, यानी इसका ग्राफ खींच सकते हैं। दूसरा कौन है? प्रतिस्थापन। तीसरा कौन है? विलोपन। और चौथा क्या है? वज्र गुणन। चौथा है। तो 4 विधि यहाँ पे इंक्लूडेड है, आपको दिया गया है। इस चारों विधि को आप लोग पढ़िएगा। सबसे पहले आप लोग 3.1 में पढ़िएगा कि ग्राफीय विधि से बनाने के लिए जो ग्राफ बोर्ड में आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है एकदम जो है रहता ही है अनिवार्य रूप से, नेसेसरी से। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। अब हम लोग कुछ जो है इससे रिलेटेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्स कहते हैं। ये सब को क्या कहलाता है? चतुर्थांश। क्या कहलाता है? इसको कौन चतुर्थांश कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे कि इधर प्लस होता है 1 2 3 4, ऐसा होता है ना। इधर क्या होता है? -1 -2 -3, ऐसा ही ना होता है। ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिट तक बढ़ा सकते हैं। ऊपर क्या होता है? +1 +2 +3, ऐसा ही ना होता है। नीचे क्या होता है? -1 -2 और यहाँ क्या होता है? मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? 0। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है? एग्जाम में कई बार आएगा भी और आया भी है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। आगे वाला एक्स का मान कहलाता है, ये एक्स का निर्देशांक है। और ये किसका निर्देशांक है? वाई का। एक्स के मान को भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और वाई के मान को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि 2 और 5, इधर कहीं एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें भुज कौन है? 2। एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को क्या कहते हैं? इसमें कोटि पूछेगा कितना है? तो 5 होगा। कोटि कितना? और भुज कितना? 2। ऐसा आप लोग जान गए। अब देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश की बातें हैं। इसमें चिन्ह जो होता है, क्या क्या चीज होता है? इसमें एक्स का मान कथी में है? प्लस में। ये जो चतुर्थांश बन रहा है, इसमें ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट है कि नहीं? अब इस दोनों लाइन में हम देखेंगे इसका जो है साइन क्या है। ये भी प्लस में है और ये भी क्या है? प्लस में है। तो दोनों प्लस में है, तो यानी प्लस प्लस, यानी एक्स का मान भी प्लस, वाई का मान भी प्लस। आपको एकदम 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है एक
कि ये किस चतुर्थांश में है, कोई पॉइंट दे देगा। सपोज डैट 2 और 5 ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। पूछा जाएगा किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह प्लस और प्लस है। समझ रहा है ना? इसी प्रकार ये चतुर्थांश है द्वितीय चतुर्थांश। इसमें x का मान देखिए, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है। तो पहले x का मान का चिन्ह देखेंगे। x का मान का चिन्ह कथी में? माइनस में। तो यहाँ चिन्ह क्या होगा? माइनस। और y का मान कथी में? इधर प्लस में। तो माइनस और प्लस। फिर बताते हैं x का मान इधर माइनस है और y का मान इधर क्या है? प्लस है। तो x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। इसका चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया? माइनस प्लस। अब इसका इसमें कोई एग्जांपल आ जाए, -3,7 किस चतुर्थांश में है? तो x का मान देखिए माइनस में और y का मान किस में? प्लस में। तो हम कह देंगे वो कौन चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें? तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें ये एक्सिस और ये एक्सिस है, ये ना है। इसमें x का मान कथी में? माइनस में। x का मान कथी में है? माइनस। और y का मान इधर कथी में है? माइनस में। तो दोनों का चिन्ह क्या माना जाएगा? माइनस माइनस। दोनों क्या है? जैसे एग्जाम्पल -4 और क्या? -3, दोनों माइनस में है। तो किस चतुर्थांश में माना जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। कौन? तृतीय चतुर्थांश। अब चौथे चतुर्थांश की बातें कर लेते हैं। इसको कौन बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें x का मान कथी में है? प्लस में। और y का मान कथी में है? माइनस में। तो x का मान प्लस है और y का मान क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस इसका चिन्ह हुआ। क्या हुआ? एग्जाम्पल के लिए 5 और -3 ले लें। ये प्लस में और ये क्या चीज में? माइनस में। तो इसका चिन्ह हो गया कथी? चतुर्थ प्रथम का प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। ये चतुर्थांश हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इस लाइन को x अक्ष और इस लाइन को y अक्ष। चतुर्थांश कै गो होता है? 4 गो। नामे से पता है चतुर्थांश, यानी 4 भाग में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, है कि नहीं? इसी प्रकार आप लोग जब x, y और z एक्सिस पढ़िएगा तो वहाँ ऑक्टेंट आता है, जो 11-12 क्लास में उसका जो है व्याख्या किया गया है। तो वहाँ 8 होता है, इसलिए उसका नाम ऑक्टेंट पड़ता है। लेकिन यहाँ चतुर्थांश की बातें हैं। अब जानेंगे हम लोग कि कुछ बिंदु x अक्ष पर होता है और कुछ बिंदु क्या होता है? y अक्ष पर होता है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु कब होता है और y अक्ष पर कोई बिंदु कब होता है? तो इधर देखिएगा, और ये पूरा जो बनाया था ना, रेन दकारते बनाया था, तो उसको कार्तिक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तिक तल। और इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ दिखाएगा। अब क्या कहा जा रहा है आप लोग जानिएगा। अगर x का मान 0 है, x का मान क्या है? 0, तो उस बिंदु का निर्देशांक कहाँ होगा? तो वो बिंदु जो होगा y अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा? y अक्ष पर होगा। अगर y का मान 0 है तो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर। अगर y का मान 0 है तो बिंदु x अक्ष पर, और x का मान 0 है तो बिंदु y अक्ष पर। ठीक है? इसी प्रकार आपको यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लें। सपोज कीजिए x का मान 3 और y का मान 2। अगर कोई बिंदु लेंगे तो यहाँ पर होगा x 3 के सामने और y कितना? 2 के सामने। तो इस बिंदु को ध्यान से देखिएगा। ये भी पूछा जाता है x अक्ष से दूरी। x अक्ष से कितना दूर है? x अक्ष नीचे वाला है ना, a से कितना दूर है? देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दूरी है। तो x अक्ष से दूरी कितना है? 2 इकाई। तो 2 इकाई कथी का मान है? आगे तो x होता है ना, और ये y होता है। तो x अक्ष से दूरी किसका मान कहलाता है? y का मान। x अक्ष से दूरी y का मान।
एक्स अक्ष से दूरी y का मान होता है। y का मान को या निर्देशांक को, y का, और y अक्ष से दूरी x का निर्देशांक, y अक्ष से दूरी। जैसे सपोज करो ये y बिंदु है, y अक्ष से कितना दूरी है, ये y अक्ष यही ना है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष यहाँ पे है, यहाँ से दूर यहाँ पर ले है, कितना दूर है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और कितना 3 पॉइंट, 3 पॉइंट दूर है ना, तो 3 पॉइंट दूर है, तो ये क्या चीज का मान हुआ, x का मान। कथी का मान हुआ, x का मान। तो x अक्ष से दूरी y का मान कहलाता है और y अक्ष से दूरी क्या चीज का मान कहलाता है, x का मान कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मूल बिंदु होता है तो क्या क्या होता है, 0 0 होता है। x अक्ष से दूरी y का मान और y अक्ष से दूरी x का मान जो है।